खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे कोस्ट मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, बड़ी हलचल है, बड़े बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, ट्वीट्स बड़ी आ रही हैं और कुछ जवाबात तो हमारी तरफ से भी आए हैं। जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो बातें की गई, जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बातें की गई, उस पर तो हमारे महकमा खारजा ने बजा तौर पर जवाब दिया, मगर कुछ खामोश हिस्से भी हैं जो हमारी सियासत में अमूमी तौर पर कहा जा रहा है मुदाखलत है। इस पर क्या हुकूमत खुलकर ले रही है? जिस तरह रिचर्ड ग्रेनल का जो बयान है उस हवाले से हमारी क्या पोजीशन है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा 2025 यानी 2025 जो है वो क्या वाकई तब्दीली का साल है, जिस तरह मशाहिद हुसैन सईद और दीगर दानिश्वर कह रहे हैं। तब्दीलियाँ तो खैर हर साल आती रहती हैं। टैक्स बढ़ाने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें FBR रुकावट है, ये कहना है हमारे जो वज़ीर ख़जाना है। ये बातें पहले भी होती रहती हैं, तो ये क्यों एक महकमे को हम ठीक नहीं कर पाते? यहाँ क्या सिलसिला है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान 5th जनरेशन 40 बॉम्बर जो हैं वो एक्वायर कर रहा है, ख़रीद रहा है चाइना से, और जिस ज़मीन में ये कहा जा रहा है कि ये इस टेक्नोलॉजी के हामिल सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इस टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स हैं, जिसमें एक चाइना है, रूस है और अमेरिका है। ये क्या हमारी पॉलिसी में तब्दीली आ रही है? मियाँ साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। हजूर, मैं पॉलिटिकल अफिलिएशन को तो छोड़ दें, आप इधर के हैं या उधर के हैं, ओ भाई, हमने कोई सरकार जवाब दे, अपना हाउस इन ऑर्डर करें, लॉ एंड ऑर्डर पे अमल करें, रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, अपना घर ठीक करें, मगर यह है कि अपने फैसले हम खुद करें। ये भी तो बात है ना। भले मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हाई हैंडेडनेस ना होती तो ये हम मौके किसी को ना दे रहे होते, अपना अगर हाउस इन ऑर्डर होता, मगर फिर भी वी कांट अलाउ एनीबॉडी टू डिक्टेट अस। जिस तरह खान साहब खुद कहते थे कि भाई, अब कहते हैं नहीं, उस वक्त कहा इन्होंने हमारी हुकूमत हटाई है, तो ये हुकूमत हटाने और बनाने का काम हम अगर ज़ाती तौर पर कर लें तो बेहतर नहीं होगा? मियाँ साहब। काजी साहब, देखें, आज जो ट्वीट्स का सिलसिला और एक इंटरव्यू का जो जिक्र हो रहा है, उस हवाले से मेरी बात हुई मुख्तलिफ शख्सियात से और सरकारी लोगों से भी, और कुछ शख्सियात से बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये क्या पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है और क्या पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा? तो उस पर बड़ी ही क्लैरिटी के साथ जो मुझे बताया गया, और ये बताया गया कि लगता यही है कि जो मिस्टर रिचर्ड है उसने कुछ सब बड़ा माल खाया है, बड़े पैसे खाए हैं, और एक ही शख्स जो है वो बयान देता जा रहा है और इंटरव्यू करता जा रहा है सारा कुछ। हालांकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और PTI के और हुकूमत के साथ अब जो कुछ होना है वो मुज़ाकरात के नतीजे में ही होना है। और सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने भी रात को कहा कि हम बैरूनी मुदाखलत जो है इसमें कबूल नहीं करेंगे और हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए हैं, यहीं पर बात होगी। मसला सर ये है कि जो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं उसमें हल जो है वो निकलना है, और PTI के रहनुमा जो हैं बड़े पुरुम्मीद हैं, उनको कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर है मुज़ाकरात से, और हुकूमत जो है वो भी पुरुम्मीद है कि इससे हल निकलेगा। अब काजी साहब, देखना ये है कि क्या इमरान खान इस मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा होते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक मुझे उम्मीद नज़र आ रही है, वो इसलिए उम्मीद नज़र आ रही है कि इमरान खान पर जितने भी मुकदमात हैं। रऊफ हसन साहब की मैं एक शॉट आपको सुनवाता हूँ। उन्होंने भी आज एक क्लेम किया है, वो ज़ाहिर है मेन लीडरशिप में भी रहे हैं आजकल, बहरहाल फिर भी अहम आदमी है PTI के। सुनाइएगा। ये देखें, ये मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की है, तो हम भी बाई एंड लार्ज इस बात, ये तो देखें ना, हमने ये बात की थी और इधर उधर करते भी रहे हैं इससे पहले भी, कि भाई बात अगर उनसे नहीं होगी तो किससे होगी? क्योंकि जो मुतालबात हैं उन मुतालबात को अगर वो मानते हैं, ये आर्टिकल 26 की बात करते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो वो तो भाई उनसे आप उनका सर मांग रहे हैं। जो पॉलिटिकल यहाँ की हुकूमत है। मियाँ साहब, आप कैसे देख रहे हैं? काजी साहब, देखें, रऊफ हसन साहब जो हैं ये इनके राब्ते बड़े लंबे राब्ते हैं। इनके राब्ते जो हैं अमेरिका के साथ भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक दूसरों के साथ भी हैं। ये खबरें आ भी चुकी हैं, उनको पता है, उनको खबर उनकी दुरुस्त होगी। लेकिन जो मेरी खबर है वो ये है कि ये 4 अटैम्प्ट हो चुकी हैं मुज़ाकरात की, और चौथी अटैम्प्ट भी हो चुकी है, 5वीं अटैम्प्ट जो है वो होने जा रही है। ये जो मुज़ाकरात हुकूमत और PTI के दरमियान हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ठोस नतीजा निकलेगा, लेकिन इसकी इनपुट कहीं और से आएगी, और वो जो इनपुट आएगी वो नतीजा खेज बनेगी मुज़ाकरात के लिए।
एक अटैम्प्ट जो है वो 24 नवंबर को भी हुई थी, और उसके पहले भी एक अटैम्प्ट हो चुकी है, और उसके बाद भी, और चंद दिन पहले भी एक जो बातचीत हुई है, और उसमें भी जो है इमरान खान से बातचीत हुई, तो उसमें सिर्फ हर्डर एक है काजी साहब, जो रुकावट है वो एक है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो वीडियो बयान दें, और वो वीडियो बयान में उस पर मजम्मत भी करें 9 मई की, और उसमें जो अगर मुलव्वस है मियां साहब कहा जा रहा है कि कोई वीडियो बयान देने को फिलहाल तैयार नहीं हो रहे। अब मुलाकातों भी खासी मुलाकातें हुई हैं, गालबन आपकी खबर थी, कोई कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं अब तक, यानी जो बिहाइंड द सीन हो रही हैं? काजी साहब 4 मुलाकातें हो चुकी हैं, और 5वीं मुलाकात अभी होने जा रही है। वो आज हो, कल हो, परसों हो, इन दिनों में होने जा रही है, और उस मुलाकात की नोयत कुछ तब्दील होगी पहले इसकी मुलाकातों के निस्बत। ये मुलाकात जो है वो कोई काबिल कबूल कोई जो लोग हैं उनको शायद वहाँ पर जो है वो ले जाया जाए, जो दोनों तरफ से काबिल कबूल है, और वो गारंटी, मसला गारंटी का है। गारंटी जो है दोनों तरफ से कौन देगा? क्या अगर कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात, ये बताएं कि ये बड़ी रिहाई के नज़दीक मामलात आ जाते हैं, इम्प्लाजिबल खबरें भी आती हैं कि जी वो वहाँ पे जो है वो जो कि लाबी तो कर रही है, पीटीआई वहाँ पे मजबूत है कि जी वो उनकी हल्फ बर्दारी में उनको जो है इनवाइट किया जाए। ये तो कुछ ओवर डूइंग नहीं लग रही, या सोशल मीडिया स्टफ ही लग रहा है? आप क्या कहेंगे? देखें काजी साहब, मुझे लगता है कि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से ऐसे इशारे मिल रहे हैं, और इशारे जो हैं वो मज़ीद रोज़ बरोज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और गहरे होते जा रहे हैं। और उसमें आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बयानात, मुसलमान अकरम राजा साहब के बयानात, हुकूमत के बयानात, वज़ीर आज़म ने कल कह दिया कि इसमें से खैर बरामद होगी। खैर क्या है? एक कुछ जो पॉइंट्स हैं, मुतालबात हैं, उन पर ही बात होनी है ना। अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो उसके बाद एक मुतालबा रह जाता है कि इमरान खान को रहा किया जाए। इमरान खान पर इस वक्त जो है वो 180 से ज़ायद जो है मुकदमात हैं, उनमें वो अंडर ट्रायल कैदी हैं वो, और किसी में सजा याफ्ता नहीं है। अगर उनको 190 मिलियन की सजा हो भी जाती है तो वो भी जो है वो हाई कोर्ट से उसका रिलीफ मिल सकता है। एक और आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब अहम मरकजी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सुनाइए। जी 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 मियाँ साहब, ये भी कोई आजकल आज बड़े कोमल सुरों में बोल रहे हैं। मैं यही बात कर रहा था कि असल रास्ता जो है काजी साहब वो यही है कि जो मुकदमात हैं उनका सामना है, मुकदमात में ज़मानतें जो हैं वो हो सकती हैं, और जो अगर सज़ा भी हो जाती है तो सज़ा मुअत्तल भी हो सकती है। अब मसला ये नहीं रहा कि इमरान खान रिहा होंगे, मसला ये रहा है कि उनको रिहा करके किस तरह रिहा करना है। क्या उनको ज़मानत के बाद उनको आम शहरी की तरह जो है वो आ जाएंगे बाहर? क्या वो एक्टिविटी शुरू कर सकेंगे? क्या उनको जो है वो कुछ देर के लिए बनी गाला मुद्दत किया जाएगा, या उनको पेशावर ले जाया जाएगा? एक और शॉट है उनका रिहाई के हवाले से, को कैसे जो है एक रिहाई के हवाले से शॉट उनका जरा सुनिएगा राना साहब का। अच्छा ये राना साहब तो बड़ी यहाँ पे बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं। काजी साहब ये सोचा हमने रेमंड डेविस को रिहा कर दिया था। जी जी काजी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि ये सोचा जा चुका है तो फिर ये ठीक रहेगा? क्या कह रहे हैं? ये सोचा जा चुका है कि बानी पीटीआई जो है उनको रिहा होना चाहिए, लेकिन रिहाई के बाद क्या होगा इस पर साहब एक बड़ी सोच है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के हलकों में, कि भाई ये कोई सॉफ्ट किस्म की लैंडिंग हो, कि कोई इस तरह की, क्योंकि बहरहाल एक उनकी पॉपुलैरिटी तो है, तो कैसे इसको रास्ता दिया जाए, इसका वेंट कैसे हो, कोई ऐसा हम कोई जाहिर है कोई भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं चाहता, मगर एक ये भी सोच एक हल्के में पाई जाती है हुकूमत के कि भाई कोई ऐसा पब्लिक ना हो उसका शो जो खुदा न खास्ता मुल्क के लिए या हमारे लिए या किसी के लिए हो। बहरहाल उसी के रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर कोशिश की जा रही है तो देखें कामयाब हो भी सकती है। देखिए काजी साहब, अभी राना साहब का आपने ये क्लिप सुनाया है मुझे, आपको याद है रेमंड डेविस जो है वो खामोशी से पाकिस्तान से चला गया था? हाँ जी, रेमंड डेविस था रेमंड डेविस को, और अभी जो है आफिया सिद्दीकी याद आ रही है। आफिया सिद्दीकी को छोड़ा जाए तो फिर हम छोड़ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें, हम नहीं है फिलहाल नहीं है, अगर फ़र्ज़ करें बाहर से ऐसी कोई मूव चल जाती है बाकायदा तौर पे ट्रंप की जानिब से, तो क्या फिर जो रेमंड डेविस को हमने छोड़ा था क्या हम ये नहीं कर सकते? ये भी तो करना पड़ेगा। देखिए मियां साहब, ये राना साहब जो बातें कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि
उनको भी मालूम है कि क्या होने वाला है। पार्टी की गवर्नमेंट थी, आपको पता ही है, और उनके वकील हैं जो हैं वो भी आप जानते हैं वो कौन, वो भी एक सियासी यानी आदमी थे, उनका सियासी खानवादा था। मगर सवाल ये है मियाँ साहब के, देखें कायद साहब, वहाँ तो पीपल्स पार्टी की थी वफाक में, और पंजाब में तो जो थी वो तो पीपल्स पार्टी की नहीं थी, और वो कोट लखपत जेल से गए थे। मुझे याद है कि कोट लखपत जेल में एक उस वक्त एक हेयरिंग चल रही थी, तो मैं अपने न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था और मैंने वहाँ पर अपने ब्यूरो चीफ को खबर दी कि वो तो बागराम जेल पहुँच गया है। तो मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा कि आप देख नहीं रहे टीवी पे समाज चल रही है, और शाम को कामरान खान साहब ने खबर दे दी कि वो तो वाकई बागराम जेल पहुंच गया था। तो वो तो इस तरह खामोशी के साथ यहाँ से उसको भेजा गया था उस वक्त, तो इस तरह खामोशी के साथ मामला हो जाते हैं। अच्छा मियां साहब, मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज हमारा सेगमेंट हो सकता है, ये सेगमेंट हमारा जो है ना वो T20 की तरह है। अभी कुछ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब खैर बड़े वोकल हैं इस हवाले से, ज़रा देखते हैं वो कुछ कड़ाके निकाल रहे हैं। ये कौन सा कड़ाका है, दिखाएं जी। यार हम चाइना से 40 बड़े जहाज ले रहे हैं, चाइना से, अभी हम उस बाद में सेगमेंट करेंगे, और वो 5th जनरेशन के जहाज हैं जो हमें चौथी बड़ी जो है एयर फोर्स बना देंगे, तो फिर वो क्यों हमसे नाराज है मियां साहब? और तब्दीली के साथ क्या मामला है? चाइना की जो हमारे साथ दोस्ती है उसमें तो कोई शक नहीं, वो हिमालय से ऊंची है और जो समंदर है उससे गहरी है। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हुए हैं, आपने देखा चंद दिन पहले एक वहाँ पर वफ्द गया था, वहाँ उन्होंने आकर जो अहवाल सुनाया, उन्होंने भी ये कहा कि चाइना जो है वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, कि उनके जो यहाँ पर जो आते हैं लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, उन पर जो है उनको दहशतगर्दी होती है। तो इस हवाले से वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं। तो हम भी जाहिर है कंसर्न है, तेजी से शुरू होना चाहिए, उससे तो हम भी कंसर्न है। मगर ये 2025 को या 2025 को तब्दीली का साल कह रहे हैं, अवाम के लिए पता नहीं हो ना हो, मगर इशराफिया में क्या तब्दीली हो सकती है? देखें कायद साहब, अगर फ़र्ज़ करें ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुज़ाकरात का कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई ना कोई बड़ी खबर आएगी। अगर बड़ी खबर आती है, फ़र्ज़ करें इमरान खान, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़िलहाल इमरान खान रिहा हो जाते हैं और वो अवाम में आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आगे क्या होगा? आगे आप देखें, फिर तब्दीली का साल ही है ना सर। फिर 2025 में अवाम का जो वो इस वक्त इमरान खान जो है जेल में है, तो ये हाल है, तो उस वक्त फिर ये हाल होगा कि फिर इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे। अच्छा, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो तब्दीली आ जाएगी। 25 को अगर इलेक्शन नहीं भी होते तो जो हुकूमत के हालात हैं, हुकूमत के इत्तेहादियों के हालात हैं, कोई इधर को मुंह कर रहा है, कोई इधर को मुंह कर रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। मियां साहब एक खबर और बताएं, मैंने सुना है, तो फिर क्या होगा? फिर भी मैंने सुना है मजीद कैबिनेट को बढ़ाने की बातें हो रही हैं कुछ। ये पहले 10 तो बढ़ा चुके हैं हम, तो क्या साहब 10 लोग जो हैं वो मजीद शामिल किए जा रहे हैं, और जो कैबिनेट है वो 34-35 की जा रही है, और उससे भी बड़ी जो है बाद में बड़ी भी होगी। और पीपल्स पार्टी को बार बार दावत दी जा रही है कायद साहब कि वो भी कैबिनेट में आए, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक नहीं मान रही। बहरहाल उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में भी एक फार्मूला जो है वो तय किया जा रहा है। शायद हो सकता है कि पंजाब और वफाक में दोनों में अगर उनको हिस्सा दिया जाए तो वो हिस्सा ले लें। वफाक में वो खास तौर पर हिस्सा फिलहाल नहीं लेना चाह रहे। अच्छा, इसके अलावा जो वज़रा हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। हालांकि कल जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें एजेंडा एजेंडा ये था कि बहुत सी वजारतें जो है कम करनी है, लेकिन अगर वजीरों की तादाद बढ़ानी है तो फिर वजारतें कम क्यों करनी है? इसीलिए कल का एजेंडा जो है मौखर किया गया है। इसलिए यही तो मसला है हमारा। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम एक स्मार्ट गवर्नमेंट जो हमें ज़रूरत भी है। मगर बिलावल भुट्टो साहब ने कल बड़े पंदो नसाए से भरपूर एक खिताब किया है, तो ज़रा उनकी बात पर भी बात कर लेते हैं। कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं कि हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अब देखें, मेरा ख्याल में मेरी जहाँ तक आखिरी इतलात मौजूद हैं, इस्लामाबाद में सदारती महल भी है, उसके अलावा और भी बहुत से जो अहदे हैं वो इन्हीं के पास हैं। सेनेट की चेयरमैन भी जो हैं वो इस्लामाबाद में ही बैठ जाते हैं कभी कभी। तो इस्लामाबाद में गिला ये किससे कर रहे हैं? दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, यू नो। एटलीस्ट ऑल दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो तो पीपल्स पार्टी के पास हैं।
तो ये क्या अपोजिशन भी खेल रहे हैं और हुकूमत भी खेल रहे हैं? देखिए कायद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो ख़ास तौर पर पता होना चाहिए कि ये गिला किससे कर रहे हैं और किसको कह रहे हैं और किसको तंज जो है वो कर रहे हैं। असल में जब हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ था और ये कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं हुकूमत से, और हुकूमत से ही नाराज़ नहीं हैं, वो किसी और जगह से भी नाराज़ हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनको वो पॉलिटिकल स्पेस जो है वो नहीं दी जा रही जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ इजलास में भी चाहते हैं, मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं उसमें भी बैठना चाहते हैं, मुख्तलिफ जो कमीशन है उसमें भी बैठना चाहते हैं, तो उसमें उनको स्पेस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ इस तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो इंटरनेट जो है वो कहाँ से जो कंट्रोल हो रहा है और कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या मामला चल रहे हैं। अगर उसमें फायरवॉल लग रही है तो उसको क्यों जो है वो इस वक्त तक उसका अमल जो है वो मुकम्मल होना है, और मुकम्मल होगा तो फिर ही जो है मामला होगा। बात तो यही है ना मियां साहब, बिफोर वी एंड इंटरनेट जो है वो स्लो नहीं है। बिफोर वी एंड दिस मियां साहब, हम तो यही कहेंगे कि आप पार्ट एंड पार्सल हैं गवर्नमेंट का, ठीक है आपके पास एग्जेक्टिव का आप हिस्सा नहीं है, मगर बहरहाल बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे आपके पास हैं, आप अपना और यूथ की बात क्या करें। बहरहाल ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चीन से पाकिस्तान क्या ले रहा है और टैक्स बढ़ाने में FBR क्यों रुकावट है, जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने यह कहा है, अहम मौज़ूआत है, इस पर बात करेंगे। अहम मेहमान हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, टैक्स के मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं और आज इसी हवाले से बात करेंगे। और भी दीगर बहुत हवाले हैं मईशत के ज़िमन में। मगर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अरसे से हम आपसे सीखते रहते हैं और टैक्स रिफॉर्म कमीशन भी गालबन एक बना था, तो आपने फिर उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी दी थी, फिर एक वज़ीर ख़जाना ने आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू भी की थी, मगर आज हमारे जो आज के वज़ीर ख़जाना हैं वो भी आलमोस्ट यही कह रहे हैं कि जी FBR ही रुकावट है टैक्स की कलेक्शन में। और ये बात शब्बर ज़ैदी साहब थे गालबन, वो भी ये कह के तो पत्थर चूम के तो पीछे हट गए। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? वाई दी बॉडी विच इज़ इंटरेस्टेड विद कलेक्टिंग टैक्सेस वो ही टैक्स बकौल वज़ीर मौसूफ के रुकावट है? जनाब डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया कायद साहब। दरअसल आपको पता है कि वहाँ पे जो थाना कल्चर है, यहाँ पे भी हमने बहुत कोशिश की, पंजाब में तनख्वाहें बढ़ाई, अच्छी बिल्डिंगें दी, मगर बात नहीं बनी। ये स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम जो है कॉलोनियल पीरियड से, कि वहाँ ये आपको पता है कि अंग्रेज़ तो ये चाहते थे कि चूँकि महकूम रखा जाए तो एक ऐसा माल का महकमा बनाया जाए, उसमें ज़ाहिर है लोकल भी थे, जो यहाँ से लैंड रेवेन्यू होता था, पटवार खाना भी था, ऊपर फिर उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। वो तो चले गए, मगर हमारे लोग तो और भी जालिम साबित हुए। अब ये मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये एक नाकाबिले इस्लाह महकमा है, लोगों का इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और आपको पता भी है कि वो कितना बुरा सलूक करते हैं लोगों के साथ। अगर कोई वहाँ चला जाए तो उसको इज्जत भी नहीं मिलती, वो सही भी टैक्स दे दे तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई चोर है। तो अगर आप टैक्स पेयर्स की इज्जत नहीं, तो सर्विस ओरिएंटेड, आपको पता है पूरी दुनिया में ये महकमे होते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारा असासा है, हमें बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करनी है और टैक्सों से ही हुकूमतें चलती हैं। मगर आपको पता है कि कितना टैक्स जेबों में जाता है और कितना सरकार की जेब में, और इसमें फिर अनहोली अलायंस भी है। जाहिर है जब इस तरह से लोग मिल जाएं टैक्स कलेक्ट करने वाले आम टैक्स चोरों के साथ, तो बीच में जाहिर है फिर टैक्स एडवाइज़र भी, और ये फिर एक पूरा आपको पता है तकौन बनता है जिसके जरिए। डॉक्टर साहब, चेयरमैन FBR भी कहते हैं कि जो FBR के एडिटर्स हैं वो नालायक हैं। अगर ये महकमा इतना ही नालायक है और ये दुरुस्त नहीं हो सकता तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए, कोई और इसके अलावा कोई हल है? नहीं यार, मैं इसको अगर इजाफा करूं मियाँ साहब की बात में, इसको हम आउटसोर्स कर दें सर, ठेके पे दे दें, ये बातें भी हो रही थी। डू यू थिंक दैट विल बी द सॉल्यूशन? नहीं, देखिए कायद साहब, जो टैक्स कलेक्शन है ये एसेंशियली एक स्टेट का फंक्शन है पूरी दुनिया में। चूँकि हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं और दुरुस्त करने में कोई रुकावट नहीं है, मगर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जहाँ माफिया लाइक ऑपरेशंस हो जाएं और स्टेट के अंदर जो टैक्स, आपको पता है जो उसका कानून बनाने वाले
उसको नाफिज करने वाले और देने वाले अगर मिलकर एक अलायंस बना ले लोगों के खिलाफ और टैक्स इकट्ठा ना करें। अब 4 ट्रिलियन की तो एग्जम्पशनें उन्होंने अपने आप को दे रखी हैं। ये क्या लेजिस्लेचर को नहीं पता कि हम गरीब से गरीब आदमी से भी मोबाइल के ऊपर 15 से अब तो 75% तक भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, सेल टैक्स की नहीं। तो उसके बावजूद भी वो 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन अपने आप को तो दिए हुए हैं, मगर गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। और उसी के बदले में फिर जो FBR है वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पूछता जिनकी दौलत है, जो अपनी सिर्फ पर ये दिखाते हैं कि जी हम तो एज ए। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक और सवाल बड़ा अहम पूछना चाहता हूँ। कल भी मैंने एक TV प्रोग्राम में उठाया, क्या जो सियासत और कारोबार का नेक्सस है जिसके बारे में हम प्लेटो को भी कोट करते रहते हैं, तो क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जी ये जब पॉलिटिकल पावर और मालियाती पावर इकट्ठी होती है तो फिर ये अनचेकेबल कह लें, सो टू से, आई डोंट नो वेदर दिस वर्ड इज करेक्ट और नॉट, दे आर यानी फिर जी कई साहब आपने सही इशारा किया। गुनर में डाल लें तो 60 में कई दफ़ा आपको दादे-शुमार के साथ आप देख चुके हैं हमारा काम कि हम गरीब तरीन लोगों से भी टैक्स ले रहे हैं, हालांकि उनकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है। और आज तो मैं हैरान हुआ कि ये जो नए चेयरमैन आए हैं ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब जब हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत आती है और दावा करती है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, FBR में इस्लाहात लाएंगे और टैक्स इकट्ठा करेंगे, फिर टारगेट भी होते हैं, टारगेट अचीव नहीं होते। शबर ज़ैदी साहब आए, वो हाथ खड़े कर गए, उसके बाद जितने भी चेयरमैन FBR आए हाथ खड़ा कर गए। अब लगता यही है कि राशिद लंगड़ियाल साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो सर ये ठीक कैसे होगा, क्या इसका कोई हल है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत करीबी ममालिक के अंदर भी उन्होंने इसको इस तरह से हल किया है कि आपने टैक्स रेट्स को कम किया, एक पेज की रिटर्न की। हमारी तो रिटर्न इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी उसको टैक्स एडवाइजर के बगैर भरना मुश्किल है। और फिर उसके बाद रियासत अपने अदारों के जरिए कड़ी नज़र रखती है कि जो बंदा अपने जराए से ज़्यादा खर्च कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। मगर जाहिर है कि अगर आप अपनी इन्फोर्समेंट दुरुस्त करेंगे और सबके पैदल तो एक बराबरी का मुनसिफाना टैक्स निज़ाम बनाएंगे तो फिर वहाँ तो वो टैक्स चोरी को नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझ के अगर 2-3 को वो प्रोसिक्यूट करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि रियासत वाकई टैक्स लेना चाहती है। जहां बिल्कुल कायद साहब ने भी सही फरमाया, अर्ज कर रहा था टैक्स एडवाइजर। लेकिन सर कल जो इजलास हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि टैक्स चोरी अगर रोकनी है तो सेल्स टैक्स की शरह में कमी करनी पड़ेगी। ये वजीर स्टेट मिनिस्टर ने कहा है कि उसमें कमी करनी पड़ेगी, फिर जो है वो टैक्स चोरी रुक सकती है, वरना सेल्स टैक्स चोरी होता रहेगा। जिस तरह बिजली की कीमत बढ़ाते हैं बिजली चोरी होना शुरू हो जाती है। तो क्या सर आपकी क्या तजवीज़ है कि क्या सेल्स टैक्स बहुत ज़्यादा है जो कि चोरी हो रहा है? जी 18 से 24% तो हमारे टैक्स के सेल टैक्स के रेट है। फिर उसमें जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते वो फर्दर 4% देते हैं। सरकारी खजाने में तो उसका अशरे शीर भी नहीं जाता। जितना आप टैक्स के रेट सही रखते हैं और अगर आपकी इन्फोर्समेंट पुअर हो तो उतनी ही ज़्यादा करप्शन और उसमें पिलफरेज होती है। इस पे तो हम बहुत लिख चुके हैं, हमारी किताब का तो 3रा एडिशन भी छप चुका है। हमने अर्ज किया था कि अगर आप इसके रेट को सिंगल डिजिट कर लें, जैसे कि सिंगापुर में है, जैसे कि जापान में है, जैसे कि मलेशिया में, और उसके बाद फिर आप उन लोगों को सजा भी दें जो इतना थोड़ा टैक्स भी ना देने को तैयार हो, तो इसके ऊपर बिल्कुल इन्फोर्समेंट हो सकती है। मैं तो यूरोपियन मुल्कों की और अमेरिका की मिसाल ही नहीं दी, करीबी एशियन मुल्कों की मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ सेल टैक्स बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कलेक्ट होता है। मगर चूंकि ये रेट हाई रखने का मकसद भी यही है कि अगर एक रेस्टोरेंट है या कोई एक बहुत बड़ा अदारा है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वहाँ आधी से कम प्रोडक्शन भी ना दिखाई जाए और बाकी सारा पैसा मिलजुल कर जेब में डाल लिया जाए। डॉक्टर साहब एक मैं मिसाल और देना चाहता हूँ। आप एक टैक्समैन, एक्स टैक्समैन भी थोड़ा साहब रहे मगर फिर शायद बेदार होके आ गए। एक एक्स टैक्समैन हमारे हमसाए में सियासत कर रहा है, अरविंद केजरीवाल की मैंने कर, और हमने देखा कि उसने बिजली 300-400 यूनिट तक फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। कल उसने ये कहा है कि मैं 60 साल की उम्र से ज़्यादा हर आदमी का इलाज जो है वो मुफ्त करूंगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। हाउ कम ही इज आल्सो टैक्समैन? आप मुझे, या एक्स टैक्समैन, उसने ये मिरेकल कैसे किया? बिल्कुल हमारे हमसाए में है, ये यहाँ से थोड़ा दूर। जी कई साहब देखिए, महसूलात मुनासिब इकट्ठे किए और उसके बाद जो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज किया कि बजाय लोगों को मराद देने के, अमीर लोगों को और उनकी याशियों के लिए, उसकी बजाय वो पैसा जब अवाम की तरफ डाइवर्ट किया, तो ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं कि जी ये तो फ्री होनी नहीं चाहिए, उसने करके दिखाई। एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि बैनुल-अक़वामी कंपनियों से साज़बाज़ करके जो LNG है
उसको जवाज़ बनाने के लिए मुल्क की अपनी गैस की पैदावार जो है वो कम कर दी गई है। 30% गैस की पैदावार कम कर दी गई है। कुएँ जो हैं वो गैस के वो कैप कर दिए गए हैं कि LNG की दरामद की जाए। 4 महीनों में ये फिगर आए हैं, $194 मिलियन का नुकसान जो है मुल्क को हो गया है। तो सर इस तरह के जब पॉलिसी साजों से चलेंगी तो फिर कैसे बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी? ये इसमें तो देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर आप देखें तो जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जो कंपोडोर बूर्जुआजी होती है वो नेशनलिस्ट होती है। हमारी तो जो सरमायादार भी हैं और जो इम्पोर्टर्स वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, जो पावर कॉरिडोर्स में हैं, खुद भी इक़्तिदार में हैं। अब यहाँ के जो आपने LNG की कंपनियों का कहा है वो तो ओगरा की सारी अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं। वो इतना बड़ा माफिया है कि उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो जो आता है LNG उसके अंदर अडल्ट्रेशन होती है, इतना टॉक्सिक मटेरियल होता है जिससे आप देख रहे हैं हमारी फ़ज़ा भी ख़राब हो रही है। पिछले दिनों इसके ऊपर मुझे याद है कि अरशद अब्बासी साहब का मज़मून नहीं छप रहा था तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने बिजनेस काउंटर वालों से रिक्वेस्ट करके वो मज़मून उनका छुपाया। वो अगर देखें तो वो आई ओपनर है। तो ये 20 मिलियन, अब 200 मिलियन टन अगर आप कहेंगे जी कि सारा, तो इससे लोकल एक्सप्लोरेशन भी हमने तबाह की। और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में माइंस मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन हो, क्योंकि इंपोर्ट में वो जो घपले करते हैं, जो बड़ी बड़ी रकमें उनकी जेब में जाते हैं, वो तो पूरी पूरी रियासत के अफराद को खरीदने की सलाहियत रखते हैं। यही पाकिस्तान का मसला है। आप दूसरे ममालिक में देखें तो वहाँ टाटा ये खुद नेशन की बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। हमारी जो अपनी गैस है वो उसकी मिकदार जो है उसके ज़खायर बहुत ज़्यादा है, और ये भी असेसमेंट जो सामने आई है कि ट्रिलियंस क्यूबिक फीट गैस मौजूद है और बिलियंस बैरल जो है वो तेल मौजूद है, जबकि हम जो है वो LNG मंगवा रहे हैं और लंबे लंबे मुआहदे हमने 15-15 साल के कर लिए। और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो भी 2015 में बड़े बड़े लंबे मुआहदे कर गई, और उसके बाद भी हम मुआहदे करते जा रहे हैं और LNG लाते जा रहे हैं और अपनी मईशत को ख़राब करते जा रहे हैं। सर जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बजाय हम अपनी लोकल ज़खायर के ऊपर और जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनको हम उससे फ़ायदा उठाते, ये एक ऐसी रियासत बनी जहाँ के ये जो हमारे लोग इक़्तिदार में भी हैं और जो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत लंबी रकमें भी देते हैं इलेक्शंस के लिए, यही लोग काबिज़ हैं। और ये सबसे बड़ी, अगर LNG की आप केस स्टडी करें तो ये पूरा ये मॉडल वाज़े हो जाएगा कि जहाँ अपने रिसोर्सेज को नज़रअंदाज करके और उसमें इन्वेस्टमेंट किए बगैर बाहर से ये मंगवा कर ना सिर्फ ये कि मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि एनवायरनमेंट का भी बेड़ा गर्क किया जा रहा है और लोगों की सेहत से भी खेला जा रहा है। तो एक तरफ तो वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की सेहत और एनवायरनमेंट को भी तबाह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक डायमेंशन में और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क के हवाले से हमें हदायतनामे जारी करते हैं, क्या इसी वजह से ये सब सर्विलेंस है कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कर सके? मादनियात के एक माउंट एवरेस्ट पर बैठकर भी हम इंपोर्ट करते हैं और फिर वो सियासी फैसले करवाने के लिए एवरी टॉम डिक एंड हैरी इशूज अ स्टेटमेंट, डूज एंड डोंट्स हमें बताते हैं। यही वजह है हमारी सब सर्विलेंस की? जी ज़ाहिर एक सैटेलाइट स्टेट बनने के जो नुकसान होते हैं काई साहब, आप देखिए कि 1-1 बिलियन के लिए हम IMF के पीछे रो रहे होते हैं, जबकि पोटेंशियल बिलियंस ऑफ डॉलर का तो हमारे अपने ज़खायर में हम मौजूद है, मगर फिर एक महकूम कौम के तौर पर वो आपको इसको एक्सप्लॉइट भी नहीं करने देते हैं। और मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि फिर जाहिर है कि जो हमारे ऊपर लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो फिर एक रोल प्ले करते हैं उनके लिए, क्योंकि वो रोल उन्हीं को प्ले करने के लिए इक़्तिदार में भी रखा जाता है ताकि वो किसी तरह कौम को सेल्फ रिलायंट ना होने दें। आप देखिएगा कि जिन मुल्कों ने ये जाल तोड़ा उसके बाद वो तरक्की भी कर गए और कहीं के कहीं पहुंच गए। जापान आप देखते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महकूम कौम थी, मगर आज उन्होंने अपनी सेल्फ रिलायंस को कहाँ पहुंचाया, दुनिया में बहुत बड़ी ताकत बना, छोटा सा मुल्क था। इसी तरह देखिए आप भारत की मिसाल भी आपके सामने है। तो हमारा जो पॉलिटिकल मॉडल है वो भी सब्जुगेशन का है और फिर जाहिर इकोनॉमिक वक्त आ जाता है, मगर कितनी बड़ी बात है और कितनी जेतें इस बात से निकली डॉक्टर साहब की से कि हम ये जो सब सर्विलेंस है, ये जो मुदाखलत भी होती है जिसके खिलाफ हम बोलते भी हैं, ये क्यों है? वो इसलिए कि हम अपने रिसोर्सेज को टैप नहीं करते और 2-4 टकों के लिए इंपोर्ट, जिस तरह स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया टैरिफ ऊपर नीचे करके, और जिस तरह अभी मियाँ साहब बता रहे थे कि लाखों टन हमारे पास गैस है, शेल है, सब कुछ है, मगर ठेके और ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत, तो फिर बाहर वाले भी मुदाखलत करते हैं, तो फिर रोया ना करें। बहरहाल एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कुछ और मजीद खबरें होंगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच मसूद अहमद खान साहब। आज मैं ज़रा एक और मौजू की तरफ आता हूँ। आज एक ख़बर आई है कि हम जो 5th जनरेशन 40 तैयारे ले रहे हैं, लड़ाका तैयारे चाइना से। पहला तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक्विवेलेंट है जो B-52 बॉम्बर है, सबसे जो जदीद तरीन तैयारा समझा जाता है, और सेकेंडली क्या हमारी जो रिलायंस थी मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से ज़्यादा वेस्ट पर थी? आर वी यू नो रीचेकिंग और पॉलिसी और रिलायंस अब शायद चाइना की तरफ हो? ये 2-3 सवाल डॉक्टर साहब। जी हाँ, देखिए, एक तो जो जहाज़ है J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और ये दुनिया में जो इस तरह के जहाज़ सिर्फ 3 ममालिक के पास हैं। एक चाइना है, रशिया है, और इसके बाद अमेरिका है। और पाकिस्तान को ये मिलते हैं तो पाकिस्तान को मिलते 4th कंट्री। चाइना ने रिसेंटली इस जहाज़ को एक एयर शो में दिखाया था, लेकिन अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन इंडिया में बड़े ह्यू एंड क्राई मच गई है कि जब ये जहाज़, जिस तरह आपने बताया कि 40 के करीब पाकिस्तान को मिलेंगे, तो दीज आर द लेटेस्ट जहाज़ है। एरोडायनेमिक्स के बताया जाता है कि इसमें बेहतरीन है, इंजन्स इसके एडवांस हैं, और इसमें जो रेडार की कैपेबिलिटी इन्हांस है, और रेडार में ये डिटेक्ट हो नहीं सकता है। और तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और फिर ये भी क्वेश्चन अभी बनता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक सुपीरियरिटी है व्हेन वी कंपेयर विद इंडियन एयर फोर्स। हमारी देखें कि वी आर द 8th लार्जेस्ट एयर फोर्स है। और साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ हैं ये 5th जनरेशन के जहाज़ हैं और जदीद तरीन जहाज़ हैं, और पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो चाइना में तरबियत भी ले रहे हैं इस जहाज़ों को उड़ाने के लिए, और 2 साल में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को मिल जाएंगे। इंडिया जो है वो इस पर वावेला तो कर रहा है। अब क्या समझा जाए कि F-16 से जदीद तरीन ये जहाज़ जो पाकिस्तान लेगा, तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका को फिर बाय बाय कह दिया जाएगा? जी हाँ, देखें कि F-16 तो अभी जहाज़ ये पुराने हो गए, उस हिसाब से वो 4th जनरेशन है। हमारे पास जो चाइनीज J-10C है वो 4.5 कहा जाता है, उस जनरेशन का है। अब ये जहाज़ आएंगे तो टॉप मोस्ट जहाज़ होंगे, और देखें गिने चार ममालिक में पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। तो F-16 उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑब्सोलीट है। सो इंडिया के पास जब हम कंपैरिजन करते हैं तो राफेल उन्होंने लिए थे, जो रिसेंटली उन्होंने वहाँ से लिए, और या फिर इसके बाद कोई ख़ास इनके पास वो कोई ऐसे जहाज़ नहीं है कि जो हमारे उस मुकाबले पे लेके हैं। जब हमारे पास F-16 थे तो वो तेजाज लेके आए हैं, फिर वो MiG-21 जो पुराने जहाज़ थे। सो पाकिस्तान की एक सुपीरियरिटी रही है एज फार एज दी कम्बट इज कंसर्न, और हमने इसको साबित किया है। और जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक्स के दौरान भी हमने साबित किया कि हमारे जो पायलट्स हैं बेसिकली मैन बिहाइंड द गन, वो हमारे बहुत प्रोफेशनल और काबिल हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ब्रिगेड साहब, ये बहुत बड़ी खबर है ये तो, लेकिन मैं आपसे गाइडेंस चाहूँगा एक और खबर पे। अमेरिका और इजराइल जो है वो एटमी प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं, और कल वज़ीर आज़म ने कहा कि एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ा सीरियस किस्म का दबाव है या सिर्फ बयानात ही हैं? देखें, तो ये दबाव भी है, और दूसरा ये है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, और ये हम कह सकते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी इसमें भी शामिल हैं, और ये है कि आपको प्रेशराइज करने के लिए भी एक टैक्टिक्स इसमें शामिल है। देखें, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है, और इस पर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। 240 मिलियन लोगों का जो कहते हैं ना कि वो जो ट्रस्ट है दैट इज़ इन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप पे है, तो देयरफॉर की तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिलीजियस पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है, जब इसकी बात आती है वी आर वन। जब हम रेड लाइन की बात करते हैं, देखिए, एक तो मैंने कहा कि आपका ये न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इस रेड लाइन, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए रेड लाइन है, तीसरा हम ये कह सकते हैं CPEC है जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वो भी हमारे लिए एक रेड लाइन है। सो पाकिस्तान के लिए मस्ट है, देखिए, बैलेंस ऑफ पावर जो है रीजन में रखने के लिए, और पाकिस्तान बेसिकली ये सारे डिफेंसिव इन नेचर और इंडियन स्पेसिफिक है, और जहाँ कहीं से कोई हम पे हमला करता है यकीनन हम उस पर वहाँ पे वहीं पे जवाब देंगे।
पे आप देखें कि पास्ट में हमने देखा ईरान वाला वाकया हुआ, फिर पीछे अच्छा ब्रेड साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। एक ये कल भी हमारी जनरल साहब से बात हो रही थी, जाहिद महमूद साहब से, हम तो इंडिया स्पेसिफिक है, उन्होंने पहले बम फोड़ा, हम आज भी उनसे दोस्ती की बातें करते हैं और वो इलेक्शन हमारी दुश्मनी पे लड़ते हैं और हम उससे आगे जा भी नहीं सकते। हमारी जो रेंज है शायद वो यानी इंडिया तक है। तो फिर ये अमेरिका को और दूसरे ममालिक को और वेस्ट को बार बार हमारे मिसाइल प्रोग्राम क्यों खटकते हैं व्हेन वी कांट रीच ओवर देयर? हम तो इजराइल भी नहीं पहुंच सकते। देखें, डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। एक तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम कहीं भी फायर कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी तो है। जब पाकिस्तान एटम बम एक्सप्लोड किया है, मिसाइल बनाए, राइट फ्रॉम देखे ना कि हमने मसर से स्टार्ट किया जो 60 किलोमीटर पे है, वो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकता है। और आपका मैक्सिमम रेंज वाला शाहीन है जो 3 है 2750 किलोमीटर है। उसका भी एक खौफ है। फिर एक और चीज़ है काजी साहब, आपके जो अबाबिल वेपन है, जो हमने जो मिसाइल सिस्टम जो जिसका 2017 में पहली दफ़ा ट्रायल्स हुए, फिर 2023 में हुए हैं, तो अबाबिल के बाद से हम दुनिया के उन ममालिक के कैटेगरीज में आए हैं जिसके पास ये चंद वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जिस अबाबिल में आप ये है कि मल्टीपल टारगेट्स को आप एम कर सकते हैं विद न्यूक्लियर वारहेड, कि आप एक पीस में, तो आप इससे ये है कि आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसमें आ जाती है आपकी, कि आपके पास ये। फिर आपको काजी साहब ये है वर्सला अलैहिम तोयरन अबाबिल, ये जब अल्लाह ने फ्लॉक बर्ड्स ऑफ जो भेज दिए थे फ्लॉक्स में, तो वो देखें उनके हर परिंदे की तफसीर में बताते हैं, हर परिंदे की चोंच में 3 कंकरियां थी, जो जिसको वो कंकरी लगती थी तो वो उसको पेनिट्रेट करती थी, वो मेल्ट हो जाता था। सो अबाबिल का भी यही कंसेप्ट है, मल्टीपल टारगेट्स पे हम मल्टीपल वारहेड के साथ विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। तो दुनिया को ये चीज़ भी खटक रही है कि अबाबिल भी हैं। ब्रिगेड साहब, बिल्कुल अबाबिल जो है वो हमारी दिफा की निशानी है और दिफा की अलामत है। अभी तो हमारे पास ये बात जो है वो इजराइल को खौफ में मुब्तला है हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे। अभी तैयारे आए तो फिर पता नहीं कैसा वावेला होगा और फिर मज़ीद जो है वो वावेला मचाएंगे ये इजराइल और अमेरिका। लेकिन आप क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ करें हम पर जारहियत जो है मुसल्लत की जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अपनी दिफा तो करेगा, अगर और दिफा करेगा तो मौसर अंदाज से करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। देखा ना कि अभी आपको मिसाल देता हूँ, जब बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान को इतला मिली कि इंडिया मिसाइल फायर करने लगा है और इसमें उन्होंने प्लान किया है 6 मिसाइल फायर करेंगे, तो हमने उनको मैसेज भिजवाया था, अगर आप ऐसा करेंगे तो वी विल रिस्पॉन्ड विद 3 टाइम्स ओवर उन मिसाइल्स को। अकॉर्डिंगली हम मिसाइल्स हमारे मूव कर गए थे फायर होने के लिए। सो पाकिस्तान के रिजॉल्व में कमी कोई नहीं है। देखे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात है, इंटेग्रिटी की बात है, तो इस पे कोई, क्योंकि देखे एक दफ़ा आप कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर दूसरे लोग आके सर पे पाँव रखते हैं। सो पाकिस्तान की हिस्ट्री अभी आप देख लें, वेस्ट पाकिस्तान में जिस तरीके से दुनिया भी मानती है, और इवन जो परवीन सानी है, अगर उनको आप सुने, वो कहते हैं पाकिस्तान ने कभी वेस्ट पाकिस्तान में 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ी है, किसी को नहीं दी है। तो पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान ने अपना वो जो है वेटरन्स रखना है। अभी आप देखें डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने दावा किया, जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है। इंडिया ने बनाया अग्नि 5 विच इज 10,000 किलोमीटर का रेंज है, और उस पे बाकी कंट्रीज पे इन्होंने एक काटसा है, एक कानून बनाया है अमेरिका ने, वो लागू होता है। इंडिया पे वो लागू नहीं किया, उनको उन्होंने वेवर दिया। तो मतलब है उनका अपना इंटरेस्ट समझ ले, बज़ाहिर वो तरीका है। साहब, व्हाई दिस के देखें, एक्सपीरियरिटी तो हमारी एयर में, मैं उनके बहुत सारे उनके सुनता रहता हूँ, जर्नैल आते हैं, उनके वीलॉग भी करते हैं और वो हमारी सुपीरियरिटी मानते भी हैं। मगर सवाल ये है कि वाई हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल वो नहीं है, हम खुल के बात नहीं कर सकते उनके साथ कि भाई उसको 10,000 की रेंज को आप इग्नोर कर रहे हैं और हमारा 1750 मील है या 2700 किलोमीटर है, ये भी आपको हजम नहीं होता। डोंट यू थिंक इट इज़ आवर पॉलिटिकल वीकनेस? नहीं, मेरे ख्याल में आज प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया कि हम इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मिलिट्री लीडरशिप ने भी वाजे तौर पर इस पर कहा है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। देखिए, हम किसी चीज़ को रिकॉइल पर नहीं कर सकते हैं। अभी जिस तरीके पर जिस मकाम पे अगर हम आज कमज़ोर होंगे तो इंडिया तो देखें, वो तो मौके की तलाश में है।
हमने तो इंडिया को रखा हुआ है, कोने पे दबा के रखा हुआ है, तो इंडिया की वो हालत अभी हम वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो। तो मेरा ख्याल में अच्छा, एक और मैं रीजन के हवाले से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस पर तो क्लैरिटी आ गई। आप कोई नाम आ रहा ये क्या आप देखते हैं कि मिस्र जो है, इजिप्ट को भी कोई अब निशाना बनाने की बातें हो रही हैं, जिस तरह ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, तो वो तो खैर उनके साथ ठीक हैं अभी तक वेस्ट के साथ, बट कैन दे भी आल्सो बी अ विक्टिम, या वहाँ भी इस तरह से डिसरप्शन की जा सकती है? देखें जी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या इस तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि लोकल्स लोग ही मकामी लोग इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इजिप्ट जो है वीक नहीं है। इजिप्ट का भी वार का बड़ा एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम 48 की भी देखते हैं, 67 की भी देखते हैं, 73 में जब इन्होंने देखे व्हेन दे स्टार्ट बार्ले लाइन को क्रॉस करके ये गए थे, तो कैपेबिलिटी इनकी है वो है। और इजिप्ट छोटा मुल्क नहीं। अभी सीरिया को आप देख लें कि सीरिया के रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि अभी वहाँ पे बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि वहाँ पे आप देखें कि तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने जम कर लिया है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो अहमद शरा है। और रिसेंटली आपने देखे टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ है, कतर के मिनिस्टर वहाँ पे गए, उर्दून के लोग वहाँ पे गए, अमेरिकन वहाँ पे हैं। तो अभी वहाँ से जिस तरीके से एक किस्म की स्टेबिलिटी आ रही है, फिर अभी इजराइलीज ने भी कहा है बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर दे विल विकेट माउंट हरमन, जहाँ वहाँ जाके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह सीरिया लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये तो कहा जा रहा है, और ये खबरें जो हैं वो गर्दिश भी कर रही हैं और गर्म भी हो रही हैं कि जो इजराइल है वो ईरान पर हमला करे ही करे, और उनके जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह करने के दरपे है। अगर ऐसा कोई हमला होता है और भरपूर हमला करने के वो मूड में है, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमसाया है ईरान का, तो हमें क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए? हम कैसे कितने मुतासर हो सकते हैं? देखें जी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह है, पाकिस्तान का यकीनन स्टैंड है, यकीनन हमने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया है, उनकी सॉवरेनिटी की बात की, इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की है। तो पाकिस्तान एक पॉलिटिकली भी सपोर्ट करेगा, जो डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करेगा, लेकिन हम किसी कैम्प में या ग्रुप में नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, अपने सॉवरेनिटी की बात है, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन करने की बात है। वी कैन रेज द इशू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल के पास इतनी फ़ौरन वो जाके ऑलरेडी देखे जिसकी अभी हालत है। आल्दो देखें ना, जिस तरीके से आप समझ लें कि जो गजा में वो गजा को उन्होंने तब रीजन्स में तब्दील कर दिया, बट पोलिटिकली मिलिटरीली वो उनको डिफीट तो नहीं कर सके हैं ना, अब उनको बिल्कुल घुटने नहीं टेकने दिए, वो स्टिल दे आर स्ट्रांग जो है। तो माय लास्ट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, तो क्या आप समझते हैं कि इजराइल निकल जाएगा, या ये जो ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं शाम में ये पुश बैक करेंगे और उनको पीछे धकेल देंगे, या खुद वो चले जाएंगे? क्योंकि वॉलंटरली तो मुश्किल ही लगता है वो जाएं। देखें, एक तो जो ग्रुप्स आ रहे हैं, ग्रुप्स जो भी आए हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी है। अहमद शरा से कल इनके सारों की मुलाकात हुई है, एंड दे हैव एग्रीड की जो टर्की के अंदर जो ग्रुप्स है वो जो सीरिया में है, लेकिन जो मेजर ग्रुप है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है नॉर्थ ईस्ट में, जो बेसिकली ऑयल को कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिकन भी वहाँ पे है, वो कर्द से हैं। वहाँ पे टर्की का एक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और ख़तरा दुनिया को ये हो सकता है कि टर्की उधर जाके इन्वेड करे, तो वो उसको रोकने चाहते हैं। बाकी सीरिया जो है वो देखें कि वो एक हो जाएगा, ऊपर में एक रेजिस्टेंस मुझे लगता है वो रहेगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर ऑन दी शो। आपने हमें एनलाइटन किया, अच्छी खबरें हैं कि जो शाम है वो बिल्कुल ही वल्नरेबल ना हो जाए, मगर सवाल यही कि बस हमें अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए और एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।